दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित खबर जापान वॉल्केनो दैट एक्सप्लोडेड इन मिड अगस्त पोजेस रिस्क टू शिप्स प्लेन्स और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट्स हैपनिंग विद हवाईज किलाउया वॉल्केनो विल इट इरप्ट अगेन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी और इसकी प्रक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। इंसान की कोशिश हमेशा से ही प्रकृति पर विजय पाने की रही है। इस होड़ में हम कई दफा प्रकृति के भीतर और बाहर होने वाली घटनाओं को भूल जाते हैं। ये घटनाएं कई दफा हमारे क्रियाकलापों का ही परिणाम होती हैं, तो कई दफा ये स्वयं प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। जब ये प्राकृतिक और मानवकृत घटनाएं रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, तो मानव इनके सामने बौना सा नजर आने लगता है। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना इतनी रहस्यमयी और अद्भुत है कि इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है। प्रकृति अपनी रौद्र रूपी तबाही से इंसानों को खौफजदा कर देती है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि जैसी आपदाएं इन प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। इन आपदाओं में ही एक आपदा ऐसी है जो सोए हुए दानव की तरह दिखती है, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। दरअसल ज्वालामुखी जमीन पर मौजूद एक ऐसा प्राकृतिक मुख या दरार होती है जिससे पृथ्वी के गर्भ में मौजूद लावा, जहरीली गैस और राख का विस्फोट होता है और वे पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। ये ज्वालामुखी जहां कहीं भी फटते हैं, इनके आसपास के इलाके इनकी जद में आ जाते हैं। बीते दिनों इंडोनेशिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट मेरापी में काफी बड़ा विस्फोट देखा गया था। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग और सेमेरु ज्वालामुखी में भी ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं देखने को मिली। इसके अलावा इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में भी इस साल का 50वां ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया। जापान के अंडर वाटर ज्वालामुखी फुकुतोकु ओकानोबा में भी विस्फोट देखा गया। प्रशांत महासागर में हुए इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नासा ने चेताया है कि इससे गुजरने वाले विमानों और जहाजों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी प्रकार हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में भी भूकंप के झटके और ग्रेटर के दक्षिणी भाग में जमीन में उभार देखा गया और इक्वाडोर के सांगे ज्वालामुखी एवं फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में हम ज्वालामुखी से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ज्वालामुखी क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले हमें ज्वालामुखी से जुड़े कुछ शब्दों को समझना होगा जिनका मतलब हमें एक सा लगता है, जैसे कि ज्वालामुखी यानी वॉल्केनोस, ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनो और ज्वालामुखी क्रिया यानी वल्केनिसिटी या वल्केनिज्म। अगर हम इन शब्दों को भूगर्भ शास्त्र में देखेंगे तो इन शब्दों के मतलब में पर्याप्त अंतर देखने को मिलेंगे। दरअसल ज्वालामुखी का मतलब उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े और धूल आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार और इससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर आने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ के पृथ्वी के धरातल की तरफ आने की सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। ऐसे में हमें ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारणों को भी विस्तार से समझने की जरूरत होगी। दुनिया में अधिकांश ज्वालामुखी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के साथ बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के स्थल मंडल का वह विशाल विस्तार है जो लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। इन प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के बाद अत्यधिक तापमान की वजह से संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। ये संवहन धाराएं प्लेटों के संचलन के लिए जिम्मेदार होती हैं। संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में अपसारी, अभिसारी और समानांतर प्लेट संचलन होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्वालामुखी के लिए केवल
अपसारी और अभिसारी प्लेट संचलन ही महत्वपूर्ण है। अपसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत संचलन होने से भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप दाब में कमी आती है। इसकी वजह से शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। इससे महासागरीय बेसिन पर जहां बेसाल्ट लावा से मध्य अटलांटिक कटक जैसे महासागरीय कटक का निर्माण होता है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र पर दक्कन के पठार जैसे बेसाल्टिक पठार का निर्माण होता है। अभिसारी प्लेट सीमांत पर बहुत ज्यादा घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अधिक गहराई में क्षेपण होने से तापमान और दाब की अधिकता के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में ज्वालामुखीय पर्वत और महासागरीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। आइए अब ज्वालामुखी के प्रकार को देख लेते हैं। ज्वालामुखी को सामान्यतः दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर, और दूसरा है उद्गार की प्रकृति के आधार पर। पहले उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी को देखते हैं। इस आधार पर ज्वालामुखी को दो हिस्सों में बांटा गया है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी यानी सेंट्रल इरप्शन टाइप, और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी यानी फिशर इरप्शन टाइप। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख का घेराव कुछ 100 फीट से ज्यादा नहीं होता है और जिनसे गैस, लावा और अन्य पदार्थ काफी बड़े विस्फोट के साथ आकाश में काफी ऊंचाई तक जाते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, पिलियन तुल्य और विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखियों का विस्तार शांत ढंग से होता है और विस्फोट भी काफी कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना और गैस की तीव्रता में कमी का होना है। इस तरह के ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर मिलते हैं, जिस वजह से इन्हें हवाई प्रकार के ज्वालामुखी कहा जाता है। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हवाई तुल्य ज्वालामुखी की तुलना में कुछ अधिक तेजी से प्रकट होते हैं। इस तरह के उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में देखने को मिलते हैं। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी प्रायः विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ उत्पन्न होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर किया गया है। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी वल्केनो प्रकार के ज्वालामुखी की तरह होते हैं। इसमें अंतर केवल इतना है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के आकार के जैसा होता है। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं और इनका उद्गार सबसे ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक होता है। 8 मई 1902 को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी में इस तरह का भयंकर विस्फोट हुआ था। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखियों को पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी कहते हैं। इसी तरह जावा एवं सुमात्रा के बीच सुंडा स्ट्रेट में साल 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इससे निकले भयंकर गैस और वाष्प के कारण लगभग 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल घिर गए। इतना ही नहीं, पहले उद्गार के तुरंत एक दिन बाद ही हुए अगले उद्गार के समय ज्वालामुखी धूल, राख और वाष्प के बादल 50 मील यानी लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में पहुंच गए थे। इस उद्गार की भयंकर आवाज लगभग 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी। इस ज्वालामुखी के कारण आए भूकंप की वजह से समुद्र में लगभग 120 फीट ऊंची लहरें उठी थी, जिससे जावा एवं सुमात्रा के तटीय इलाकों में लगभग 36,000 लोग मारे गए थे। 1911 में फिलीपीन द्वीप समूह में माउंट ताल में काफी बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी यानी फिशर इरप्शन टाइप में लावा के साथ गैस की मात्रा ज्यादा नहीं होती है और धरातल में दरार पड़ जाने के कारण लावा शांत रूप में बहकर धरातल पर जमा होने लगता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का लावा प्रदेश
इसी तरह के ज्वालामुखी से बना हुआ है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि दरारी उद्गार में लावा ज्वालामुखी के मुख से ना होकर एक लंबी दरार से निकलता है। दूसरा अंतर यह है कि गैस और विखंडित पदार्थ की मात्रा काफी कम होती है। इस तरह का ज्वालामुखी विस्फोट 1783 में हुआ था, जब आइसलैंड में एक 17 मील लंबी दरार से लावा का उद्गार हुआ था, जिसका फैलाव लगभग 348 किलोमीटर तक था। इससे आइसलैंड की आबादी का 5वां हिस्सा नष्ट हो गया था। अब उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वॉल्केनो और शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस और अन्य पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मौजूदा समय में दुनिया भर में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली का एटना, स्ट्राम्बोली और फिलीपीन का पिनाटुबो आदि कुछ सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इससे हमेशा लावा और गैसें निकलती रहती हैं, जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है। इस वजह से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं और दोबारा उनमें उद्गार के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अचानक उनमें कभी कभी विस्फोट होने लगता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी के उद्गार के समय और स्वभाव के बारे में कोई निश्चित आइडिया नहीं लगाया जा सकता। जैसे नींद के समय व्यक्ति कभी भी जाग सकता है, ठीक उसी तरह इस प्रकार के ज्वालामुखी से भी किसी भी समय उद्गार हो सकता है। इस तरह के ज्वालामुखी से जन धन का अपार नुकसान होता है। विसुवियस और क्राकाटोआ इस समय प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और उसके मुख में जल आदि भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है, तो दोबारा इनमें उद्गार की संभावना नहीं रहती है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत प्रकार के ज्वालामुखी कहते हैं। ईरान का कोह सुल्तान एवं देमवंद और म्यांमार का पोपा कुछ प्रमुख शांत प्रकार के ज्वालामुखी हैं। आइए अब दुनिया भर में ज्वालामुखी के वितरण को देख लेते हैं। सामान्यतः ज्वालामुखी को 4 तरह की पेटियों में बांटा जा सकता है: परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी या सरकम पैसिफिक बेल्ट में विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। यह बेल्ट अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के ज्वालामुखियों को शामिल करते हुए अलास्का तक पहुंचती है। इसके बाद यह बेल्ट एशिया के जापान द्वीप समूह और फिलीपीन द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को शामिल करते हुए पूर्वी द्वीप समूह की मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। इस पेटी में जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल और पिनाटुबो, यूएसए का रेनियर और मध्य अमेरिका चिम्बोराजो आदि शामिल हैं। इस पेटी में ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण अमेरिकन एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों और प्रशांत महासागरीय एवं एशियाई प्लेटों का आपस में टकराना है। अब बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी की। इसे महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी की शुरुआत मध्य अटलांटिक के महासागरीय कटक और डाइवर्जेंस जोन से होती है। यह पेटी मध्य अटलांटिक के ऊपर स्थित आइसलैंड के हेकला पर्वत से शुरू होती है। आइसलैंड से यह पेटी स्कॉटलैंड होती हुई कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यहाँ पर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। पहली शाखा अटलांटिक महासागर से होती हुई पश्चिम द्वीप समूह तक जाती है। दूसरी शाखा की एक उपशाखा अफ्रीका जाती है, जहाँ पर पूर्वी अफ्रीका का भूभ्रंश घाटी के सहारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दूसरी उपशाखा स्पेन, इटली होते हुए काकेशिया पहुंचती है। यहाँ से हिमालय पर्वत के सहारे म्यांमार तक जाती है। फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर दक्षिण पूर्वी द्वीप में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। यह पेटी मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत शाखा के सहारे चलती है। भूमध्य सागर का प्रसिद्ध ज्वालामुखी एटना और एजियन सागर के ज्वालामुखी इसी पेटी के अंग हैं।
भारत का एकमात्र बैरन द्वीप ज्वालामुखी इसी पेटी में आता है। इसके अलावा अफ्रीका के कई ज्वालामुखी भी काफी अहम हैं, मसलन किलिमंजारो, मेरू, एल्गन, विरुंगा और रंगवी इत्यादि। पश्चिम अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी माउंट कैमरून है। अब मध्य अटलांटिक पेटी को देख लेते हैं। इसे महासागरीय कटक ज्वालामुखी भी कहते हैं। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे ज्यादा मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है। इस पेटी की सारी ज्वालामुखी क्रियाएं और दरारी उद्भेदन दिखाई नहीं देते हैं। इसकी वजह यह है कि अधिकांश ज्वालामुखीय क्रियाएं जलीय आवरण के नीचे होती हैं। आइसलैंड इस ज्वालामुखी क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय क्षेत्र है। लाकी, हेकला और हेल्गा फेल उद्गार इस तरह के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा लेसर एंटलीज, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का एजोर द्वीप और सेंट हेलेना उत्तरी अटलांटिक महासागर के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अब अंतरा प्लेट ज्वालामुखी को देख लेते हैं। गौरतलब है कि प्लेट सीमाओं के अलावा प्लेट, चाहे वह महासागरीय प्लेट हो या फिर महाद्वीपीय, इनके भीतर ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। हालांकि इसके कारणों एवं उद्गार की प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई एक राय नहीं है। इस तरह के ज्वालामुखी की एक श्रृंखला हवाई द्वीप से शुरू होकर उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका तक जाती है। गौरतलब है कि हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी उद्भेदन, खासकर दरारी उद्भेदन होता है। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग को देखा जा सकता है। इस इलाके में मायोसीन युग में एक दरार के आने से बहुत ज्यादा बेसाल्ट लावा प्रवाहित हुआ था। इस लावा का प्रसार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में हो जाने से वर्तमान कोलंबिया पठार का निर्माण हुआ था। इसी तरह क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का प्रसार हुआ था, जिससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। अभी यहाँ तक हमने ज्वालामुखी से जुड़ी कुछ मूलभूत बातों को समझा है। अब हम समझेंगे कि ज्वालामुखी से क्या क्या खतरे पनपते हैं। तो आइए अब ज्वालामुखी से पैदा होने वाले खतरों को फौरी तौर पर देख लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्वालामुखी का जलवायु और पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। सबसे पहले जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हैं। गौरतलब है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान भारी मात्रा में ज्वालामुखी गैस, एरोसोल और राख समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। राख कई दिनों तक समताप मंडल में रहती है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन पर बहुत कम असर डालती है। वहीं ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ज्वालामुखी का सबसे बड़ा जलवायु प्रभाव सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड में बदलने से होता है। सल्फ्यूरिक एसिड समताप मंडल में तेजी से संघनित होकर महीन सल्फेट एरोसोल बनाते हैं। एरोसोल पृथ्वी के निचले वायुमंडल या क्षोभ मंडल को ठंडा करने का काम करते हैं और इससे पृथ्वी की ओजोन परत का क्षरण भी हो सकता है। ज्वालामुखी से गर्म और खतरनाक गैसों, राख, लावा और चट्टानों का विस्फोट होता है। इन विस्फोटों से जानमाल का भारी नुकसान होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में संक्रामक रोग, सांस की बीमारी, आंखों और त्वचा में जलन, ज्वालामुखी चट्टानों से चोट लगना और वाहन संबंधी दुर्घटनाएं देखी जाती हैं। ज्वालामुखी की राख के संपर्क में आना हानिकारक हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों आदि में अस्थमा, वातस्फीति और श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। राख के छोटे कण आंखों में जलन पैदा कर उन्हें डैमेज कर सकते हैं। राख के कणों में सिलिका क्रिस्टल्स होते हैं, जो सिलिकोसिस नामक श्वसन रोग का कारण बनते हैं। सबसे आम ज्वालामुखी गैस जलवाष्प है। अत्यधिक जलवाष्प से बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी गैसों को अधिक इनहेल करने से आंख, नाक और गले में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना, गले में सूजन, ऐंठन और घुटन जैसी स्थिति बन सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट से कुछ अन्य समस्याएं मसलन बाढ़, भूस्खलन, बिजली की कटौती, इमारतों का ढहना, पेयजल का दूषित होना, फसलों की क्षति और जंगल में आग का लगना इत्यादि उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा
दूर दूर तक फैलकर उपजाऊ कृषि योग्य भूमि को खराब कर देता है, जिससे उपजाऊ भूमि में कमी आने लगती है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण कभी कभी पूरा शहर नष्ट हो जाता है और इसके साथ ही उस शहर की पूरी सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाती है। इन बातों के जरिए हमने ज्वालामुखी से होने वाले खतरों को देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी के केवल नकारात्मक प्रभाव ही हैं। ज्वालामुखीय घटनाएं कई मायनों में फायदा भी पहुंचाती हैं। आइए अब निष्कर्ष की बात में इसे भी समझ लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के बाद भूगर्भ से बहुमूल्य एवं उपयोगी खनिज पदार्थ जैसे कि सल्फर, तांबा और सोना आदि पृथ्वी के ऊपरी भागों तक आ जाते हैं, जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। स्वीडन के किरूना क्षेत्र में पाए जाने वाले लौह अयस्क के निक्षेप ज्वालामुखी उद्गारों का ही परिणाम है। हीरे को किम्बरलाइट कहे जाने वाले एक दुर्लभ प्रकार के मैग्मा के जरिए मेंटल से सतह पर लाया जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार से धरातल पर नई स्थलाकृतियों जैसे पर्वत पठार आदि का निर्माण होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकले लावा के फैल कर सूखने से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह उपजाऊ भूमि पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसमें गेहूं, गन्ना, कपास, मूंगफली और तंबाकू आदि जैसी फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का इलाका ज्वालामुखी उद्गारों की ही देन है, जो कपास की कृषि के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा निष्क्रिय ज्वालामुखियों के शंकु अथवा क्रेटर में जल भर जाने के कारण झीलें बन जाती हैं। साथ ही ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में वैज्ञानिक जानकारी मिलती है। कुछ ज्वालामुखीय गैसें जहां ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं, तो वहीं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ज्वालामुखीय गैसें ग्लोबल कूलिंग का कारण बनती हैं। हॉट स्प्रिंग्स और भूतापीय ऊर्जा ज्वालामुखी से मिलने वाले कुछ अन्य लाभ हैं। गौरतलब है कि पृथ्वी पर सबसे सक्रिय भूतापीय संसाधन आमतौर पर प्रमुख प्लेट किनारों के साथ पाए जाते हैं, जहां अक्सर ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम रिंग ऑफ फायर को देख सकते हैं। न्यूजीलैंड और आइसलैंड जैसी जगहों पर लोग भूतापीय ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्वालामुखी जैसी घटना जहां एक बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती है, तो वहीं दूसरी तरफ यह कई मायनों में मानव कल्याण में भी सहायक है। ऐसे में हमें कोशिश करनी होगी कि यह आपदा कम नुकसान पहुंचा पाए। इसके लिए हमें बचाव कार्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। ज्वालामुखी जैसी आपदा से बचने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों के तहत संवेदनशील क्षेत्रों से दूर मानव बसाव, ज्वालामुखी उद्गार के समय शीघ्र हटने की सुविधा, ज्वालामुखी उद्भेदन का पूर्वानुमान आदि जैसे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक घटना के समय संभल पाना कठिन होता है, लेकिन बचाव कार्यों के जरिए काफी हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? दुनिया भर में व्याप्त ज्वालामुखी पेटियों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और नुकसान की व्याख्या कीजिए।